दोस्तों, आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक भारतीय महिला की सच्ची कहानी है। ये वो महिला थी जिसने तालिबान जैसे खूंखार आतंकवादियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दिन था 4 सितंबर 2013। 49 साल की इंडियन राइटर और मेडिकल वर्कर सुष्मिता बनर्जी की अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, कभी लोग हैं जो सुष्मिता बनर्जी और उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। यकीन मानिए, आज की यह सच्ची घटना आपको हर पल चौंकाएगी। आखिर कौन थी सुष्मिता बनर्जी, क्या थी उनकी जिंदगी की सच्चाई, और कैसे पहुंची वो अफगानिस्तान, और आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई। इस सच्ची घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, पंक्तिका प्रांत अफगानिस्तान का सबसे पिछड़ा और खतरनाक इलाका है, जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। यह इलाका इतना पिछड़ा है कि यहाँ जिंदगी जीने के लिए बुनियादी जरूरत की चीजों की भी भारी कमी है। मेडिकल फैसिलिटी तो ना के बराबर है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने पंक्तिका प्रांत का नाम भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस सच्ची घटना के बारे में आगे बात करें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और नई वीडियो को आप आसानी से देख पाएं। दोस्तों, अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत का यह इलाका उस वक्त खबरों में आया जब 4 सितंबर 2013 को एक 49 साल की इंडियन राइटर और मेडिकल वर्कर सुष्मिता बनर्जी की अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। शुरू में तालिबान इस हत्या से इनकार करता है, लेकिन बाद में इस हत्या की जिम्मेदारी ये कहते हुए लेता है कि सुष्मिता बनर्जी एक भारतीय जासूस थी। सुष्मिता बनर्जी का जन्म 1964 में कोलकाता के एक मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में हुआ था। उनके पिता सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। सुष्मिता अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। सुष्मिता पहली बार कोलकाता में एक थिएटर रिहर्सल के दौरान अफगानी बिजनेसमैन जाबाज खान से मिली थी। दोनों में प्यार हो गया और फिर 2 जुलाई 1988 को इन दोनों ने शादी कर ली, जिसकी जानकारी सुष्मिता के माता पिता को नहीं थी। जब उनके माता पिता को इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया और सुष्मिता की जाबाज से तलाक कराने की कोशिश भी की। तलाक से बचने और माँ बाप से हो रही शर्मिंदगी के कारण सुष्मिता जाबाज खान के साथ अफगानिस्तान चली गई। दोस्तों, अफगानिस्तान पहुंचने पर सुष्मिता को पता चला कि जाबाज खान पहले से शादीशुदा हैं और उनकी पहली पत्नी जाबाज के परिवार के साथ ही रहती हैं। जाबाज खान भारत में अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए कोलकाता वापस लौट आता है, लेकिन सुष्मिता कोलकाता वापस नहीं लौट पाती हैं। सुष्मिता अफगानिस्तान में थी और जाबाज खान भारत में। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। अब सुष्मिता को इस बात का एहसास होने लगता है कि जाबाज खान ने उन्हें अफगानिस्तान में अपने परिवार के भरोसे छोड़ दिया है। अपने पति द्वारा उन्हें रेगिस्तानी देश अफगानिस्तान में छोड़ने के लगभग 6 साल बाद सुष्मिता अफगानिस्तान से भागने की कोशिश करती हैं और वह अपनी गोद ली हुई बच्ची तिन्नी के साथ भाग निकलती हैं। पंक्तिका प्रांत से लगे पाकिस्तान में दूर तक जाने में कामयाब भी होती हैं, लेकिन पहले भारतीय दूतावास और फिर अफगानिस्तान दूतावास से पासपोर्ट बनवाने की कोशिश में सुष्मिता के ससुराल वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। जैसे जैसे अफगानिस्तान में उनका जीवन आगे बढ़ता रहा, उन्होंने ये महसूस किया कि वो अफगानिस्तान में अकेली नहीं थी। कई और महिलाएं अफगानी व्यापारियों से शादी करने के बाद अफगानिस्तान चली आई थीं, जिनमें कुछ से तो वो कोलकाता में भी मिली थीं। उनके जाने वालों में से कुछ को तो उनसे भी ज्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ा था। दोस्तों, सुष्मिता के अफगानिस्तान से भागने की सबसे बड़ी वजह तालिबान का शासन था, क्योंकि अफगानिस्तान में जब भी कोई महिला घर से बाहर कदम रखती थी तो उसके साथ एक मर्द का होना जरूरी होता था। लेकिन खुले विचारों की सुष्मिता को कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वक्त के साथ सुष्मिता की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन उन्होंने आधी रात में अपना घर छोड़ दिया और एक ट्रेवलिंग डॉक्टर के भेष में पास के एक गांव में जाके रहने लगे। चूंकि उनके साथ कोई पुरुष नहीं था, इसलिए वह जल्द ही तालिबान की नजरों में आ गई और फिर जल्द ही पकड़ ली गई। सुष्मिता के घर से भागने के कारण गांव में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें उनके ससुराल के बुजुर्गों को भी बुलाया गया और उनके सामने ही तालिबान के सदस्यों ने सुष्मिता के भाग्य का फैसला कर दिया। अपनी खुद की जिंदगी के बारे में किसी और को फैसला लेता देख सुष्मिता गुस्से से भर गई। वह कमरे के अंदर गई और बिल्कुल नाटकीय ढंग से एक मशीन गन उठाई और तालिबानियों पर तान दी।
बंदूक की नोक पर उन्होंने तालिबान को धमकी दी कि वह उसी पल उन्हें वहां से जाने दे, क्योंकि सुष्मिता को डर था कि अगर वह रात को रुकी तो तालिबानी उनकी हत्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं का जीवन बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि जग जाहिर है। सुष्मिता का भी जीवन बहुत मुश्किलों से बीत रहा था। इसी कारण से वो अफगानिस्तान से भागने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती थी। एक बार भागने के दौरान उन्हें पकड़ लिया जाता है और घर में ही नजरबंद कर दिया जाता है। परेशानी तब शुरू हुई जब उनके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है, जिसमें उनकी 22 जुलाई 1995 को मौत की सजा निर्धारित की जाती है। लेकिन कभी कभी दैत्यों के बीच देवता भी मिल जाते हैं। गांव के ग्राम प्रधान की मदद से वह आखिरकार भागने में सफल हो जाती हैं और काबुल पहुंचती हैं, जहां से वो 12 अगस्त 1995 को वापस भारत के लिए उड़ान भरती हैं और सकुशल कोलकाता वापस आ जाती हैं। दोस्तों, कोलकाता वापस लौटने के बाद उन्होंने तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में बिताए हुए अपने जीवन के बारे में लिखा। उनकी सबसे पॉपुलर किताब एक काबुली वाला की बंगाली पत्नी है। इसके अलावा उनकी चर्चित किताबों में अफगानिस्तान और विदेश में तालिबान का अत्याचार, मुल्ला उमर, तालिबान और मैं शामिल हैं। आउटलुक पत्रिका में 1998 के अपने एक लेख में उन्होंने ग्रामीण अफगानिस्तान और विशेष रूप से वहां पर बिताए हुए अपने जीवन का बेहद मार्मिक चित्रण किया था। उन्होंने लिखा था, कोलकाता में कारोबार करने वाले मेरे पति को अचानक भारत जाना पड़ा और मैं वहीं रुकी रही। तालिबान ने सुना था कि हम अपने घर से डिस्पेंसरी चलाते हैं। मैं कोई योग्यता प्राप्त डॉक्टर तो नहीं थी, लेकिन सामान्य बीमारियों के इलाज की समझ मेरे भीतर थी, और वैसे भी वहां आसपास कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि डिस्पेंसरी के जरिए मैं खुद की और वहां के लोगों की मदद कर सकती हूँ और व्यस्त रह सकती हूँ। दोस्तों, 2003 में उनकी एक किताब पर बॉलीवुड फिल्म एस्केप फ्रॉम तालिबान बनी, जिसमें मनीषा कोइराला ने मुख्य किरदार निभाया था। इस फिल्म में अफगानिस्तान में प्रभावशाली महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को दिखाया गया है, जो कि उस देश में महिला अधिकारों के लिए एक खतरा है, जहां महिलाएं बहुत कम घरों से बाहर निकल पाती हैं। सुष्मिता 2013 में अपने पति और गोद ली हुई बेटी से फिर से मिलने की उम्मीद में अफगानिस्तान एक बार दोबारा लौटती हैं। अफगानिस्तान वापस लौटकर उसी पंक्ति का प्रांत में फिर से एक हेल्थ वर्कर के रूप में काम करती हैं और स्थानीय महिलाओं के जीवन पर फिल्म बनाना शुरू करती हैं। वो एक हेल्थ वर्कर के रूप में बहुत शानदार काम करती हैं, लेकिन उनके लेखों से आतंकवादी खुश नहीं थे। ज्यादातर लोग सुष्मिता को एक बहादुर लेखिका के रूप में जानते हैं, जिन्होंने उस देश में महिला के अधिकारों की बात की जहां महिलाओं का घर से बाहर निकलना आज भी मुमकिन नहीं है। वो लिखती हैं कि अफगानिस्तान में डॉक्टरों और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। उन्होंने मेडिकल की जानकारी के लिए किताबों से पढ़ाई की और पंक्तिका प्रांत में महिलाओं और बच्चों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जल्द ही एक डिस्पेंसरी खोली, जहां से उन्होंने अपने मरीजों का इलाज करना शुरू किया। हालांकि वह एक पेशेवर डॉक्टर नहीं थी, लेकिन सुष्मिता ने मेडिकल की बुनियादी जानकारी हासिल कर लिया था और काफी सस्ती दर पर वहां के लोगों का इलाज कर रही थी। उन्होंने अधिक स्वस्थ तरीके से इन हाउस डिलीवरी कराने का बीड़ा उठाया और जल्द ही अपने गांव और आसपास के गांव की महिलाओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली। सुष्मिता लिखती है कि दुर्भाग्य से जाबाज अफगानिस्तान नहीं लौट पा रहे थे। 1993 में तालिबान की सत्ता से बेदखली तक हमारी जिंदगी कष्टप्रद रही। मुझे याद है कि शुरुआती वर्षों में तालिबान के सदस्य हमारे घर आ धमके थे। तालिबान के सदस्य यह देखकर हक्के बक्के थे कि एक महिला डिस्पेंसरी चला रही है। उन्होंने मुझे डिस्पेंसरी बंद करने का आदेश दिया और साथ ही एक चरित्रहीन महिला घोषित कर दिया। यह सुष्मिता की हत्या की एक अहम वजह हो सकती है। सुष्मिता की डिस्पेंसरी से महिलाओं को खास तौर पर फायदा मिल रहा था। तालिबान के लिए इस बात के भी कोई मायने नहीं थे कि सुष्मिता ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी से लोगों की जिंदगियां बचा रही थी। सुष्मिता की किताब काबुली वाला और बंगाली बो बंगाली लैंग्वेज में, यानी कि एक काबुली वाला की बंगाली पत्नी, आपको अफगानिस्तान के एक ऐसे हिस्से में ले जाती है जहां राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था इतनी गंभीर और पुरुष प्रधान है कि महिलाओं के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। 2 दिसंबर 1964 को जन्मी सुष्मिता बनर्जी रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथा काबुली वाला से बहुत प्रभावित थी, लेकिन उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि सच्चाई इससे बहुत दूर है। सुष्मिता जाबाज से 1986 में कोलकाता में मिली थी और 1988 में शादी के बाद अपने पति
जाबाज के साथ अफगानिस्तान चली गई थी। वह 1995 में तालिबान से बच निकली और अगले 17 साल कोलकाता में बिताए। 2013 में अपने पति और गोद ली हुई बेटी से मिलने की चाह उन्हें एक बार फिर से अफगानिस्तान ले आई थी, जहां पहुंचने के कुछ वक्त के बाद ही उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से काबुली वाला और बंगाली बहू यानी एक काबुली वाला की बंगाली पत्नी के संघर्ष की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम की दास्तान के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।